वेलकम बैक टू ज्ञान के वर्ल्ड। नमस्कार दोस्तों यूसीसी एक बार फिर से डिबेट का कारण बना हुआ है। आई एम श्योर आपने इसके बारे में जरूर सुना होगा। तो आज के इस वीडियो में हम यूसीसी से जुड़े सभी फैक्ट्स की बात करेंगे, साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि ये अलग अलग रिलीजन को ये किस प्रकार से इम्पैक्ट करेगा। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि यूसीसी क्या है। तो यूसीसी एक किस्म का आइडिया है कि क्यों ना पर्सनल लॉ को, जैसे क्रिमिनल लॉ है और कमर्शियल लॉ है, उसी के समान कोडिफाई कर दिया जाए ताकि देश के हर एक व्यक्ति के ऊपर एक समान कानून लागू हो, चाहे वो मैरिज का केस हो, डाइवोर्स का हो, सक्सेशन का हो, चाइल्ड कस्टडी या फिर एलिमनी का केस हो। तो ये जैसे अभी क्रिमिनल लॉ में क्या है कि अगर चोरी चाहे किसी भी धर्म का व्यक्ति करे, सबको एक समान सजा मिलता है। वैसे ही अगर टैक्स की भी बात करें तो हर धर्म से एक समान टैक्स लिया जाता है, लेकिन कुछ जो मुद्दा पर्सनल लॉ के अधीन आता है इसमें अलग हो जाता है। जैसे मैरिज की अगर बात करें तो कुछ धर्म के लिए एक ही मैरिज अलाउड है, वहीं कुछ धर्म के लिए एक से अधिक मैरिज भी जो है वो वैलिड होता है। सक्सेशन की बात कर ले, डाइवोर्स की अगर बात करें तो हर धर्म का अलग अलग डाइवोर्स देने का प्रक्रिया है। साथ ही साथ एलिमनी यानी कि जो गुजारा भत्ता होता है डाइवोर्स के बाद, तो वो भी अलग अलग धर्म में अलग अलग है। तो सरकार ये चाहती है कि क्यों न इसको यूनिफाई कर दिया जाए कि जो भी देश में नागरिक है उसके ऊपर एक समान कानून लागू हो, और इससे क्या होगा कि अदालत के द्वारा अपने हक को प्राप्त करना भी आसान हो जाएगा। अभी क्या है, तो अभी काफी कॉम्प्लेक्स कानून है अपने यहाँ। क्योंकि अगर अदालत इन सारे मुद्दों पर अपना फैसला देती है तो लोगों का ये मानना होता है कि अदालत पर्सनल लॉ में दखल दे रहा है, तो ये एक एरिया ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बन जाता है। अब हम बात करें कि यूसीसी को भारतीय संविधान में कहाँ जगह मिला है, तो ये भाग 4 में मिला है। और भाग 4 की अगर बात करें तो डीपीएसपी यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो कि आर्टिकल 36 से 51 में लिखा गया है। और इस आर्टिकल के अधीन आया हुआ जो भी सब्जेक्ट है दोस्तों, उसको कोर्ट में ना तो चैलेंज किया जा सकता है, ना ही कोर्ट के द्वारा उसको इम्प्लीमेंट करवाया जा सकता है। तो आर्टिकल 44 इसमें यूसीसी का वर्णन है और इसमें कहा गया है कि एक समान नागरिक संहिता होना चाहिए देश में। लेकिन अभी दोस्तों इसको लागू करने में काफी ज्यादा चैलेंजेस है, उसको आगे देखेंगे। और आप पीएम मोदी का वो स्पीच के बारे में भी जानते होंगे, जिसमें उनके द्वारा ये कहा गया था, बार बार ये जोड़ दिया जाता है कि जो भारत के संविधान के निर्माता थे वो भी चाहते थे कि भारत में यूसीसी लागू हो। चूंकि यूनिफॉर्म सिविल कोड आज से पहले भी डिस्कशन का कई बार कारण बना है, लेकिन अगर हम बात करें कि सबसे पहली बार इस पे डिस्कशन कब हुआ था, तो इस पे काफी लंबा डिस्कशन हुआ था नवंबर 23, 1948 में। ये डिस्कशन जो है कुछ मुस्लिम मेंबर्स के द्वारा किया गया था कि जो यूसीसी हो वो इस तरीके से लागू नहीं हो, अपितु सिटीजन से जो है वो प्रायर कंसेंट लिया जाए, यानी कि पहले कंसेंट लिया जाए उसके बाद इसको लागू किया जाए। हालांकि बी.आर. अम्बेडकर इसमें किसी भी प्रकार के बदलाव के विरोधी थे। तो आगे देखेंगे कि बी.आर. अम्बेडकर का क्या राय रहा, इनके द्वारा क्या पॉइंट दिया गया था। अब हम बात करते हैं कुछ जो मुस्लिम मेंबर थे, उसमें सबसे पहला नाम आता है मोहम्मद इस्माइल, जो कि मद्रास के मेंबर थे। इनके द्वारा ये कहा गया था कि किसी भी प्रकार का छेड़छाड़ पर्सनल लॉ में ठीक नहीं है। वहीं नजीरुद्दीन अहमद, जो कि बंगाल से मेंबर चुने गए थे, वेस्ट बंगाल से, और इनके द्वारा ये कहा गया था कि यूसीसी जो है वो मुस्लिम के साथ साथ अन्य जितना भी कम्युनिटी है, रिलीजियस कम्युनिटी, उसको इम्पैक्ट करेगा। क्योंकि भारत में अलग अलग रीति रिवाज को माना जाता है अलग अलग धर्म में। सिमिलरली एक लॉयर और एजुकेटर थे जिनका नाम के.एम. मुंशी था, जिन्होंने भारतीय विद्या भवन का स्थापना किया था। इनके द्वारा ये कहा गया था कि हिंदू देमसेल्फ हैव अ सेपरेट लॉज, और इसीलिए ये सवाल केवल माइनॉरिटी का नहीं है, अपितु ये जो है ये मेजॉरिटी को भी इफेक्ट करेगा। ठीक है, उसके बाद अब देखिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है बी.आर. अम्बेडकर का रिमार्क कि यूसीसी के ऊपर बी.आर. अम्बेडकर का क्या रिमार्क था। तो देखिए दोस्तों, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली था उसमें बी.आर. अम्बेडकर ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, और इनके द्वारा एक पॉइंट रेज किया गया था कि जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस है, अगर उसको छोड़ दिया जाए, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस मीन्स पाकिस्तान वाले क्षेत्र की बात कर रहे हैं, तो उसको अगर छोड़ दिया जाए तो मुस्लिम्स इन डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया लाइक बॉम्बे एंड यूनाइटेड प्रोविंस, यानी कि बॉम्बे
और यूनाइटेड प्रोविंस मीन्स यूपी एंड उत्तराखंड को जोड़ के। तो ये जो क्षेत्र है वो पहले से ही हिंदू लॉ पर एक्ट करता था 1937 तक, यानी कि जो सक्सेशन का जो मैटर होता था उसमें हिंदू लॉ को ही फॉलो किया जाता था मुस्लिम के द्वारा भी। हालांकि इनके द्वारा ये अश्योर किया गया था कि यूसीसी को जबरन लागू नहीं किया जाएगा, साथ ही साथ ये पूरी तरीके से वॉलेंटियरली काम करेगा, यानी कि स्वेच्छा से। दोस्तों अभी हाल ही में यूसीसी चर्चा का विषय क्यों बन गया है, तो क्योंकि अभी जो है 22nd लॉ कमीशन की स्थापना किया गया है और लॉ कमीशन के द्वारा हाल ही में लोगों से ये राय मांगा गया है कि यूसीसी का रूपरेखा क्या हो। लेकिन इससे पहले भी 2015 में 21st लॉ कमीशन का गठन हुआ था और इस लॉ कमीशन का क्या निष्कर्ष आया था, इसके द्वारा क्या कहा गया था, तो वो देखें। तो इसके द्वारा जो है फाइनल रिजल्ट नहीं दिया गया था और इसके द्वारा एक परामर्श दिया गया था जिसका टाइटल था कि रिफॉर्म ऑफ फैमिली लॉ। और इसमें यह कहा गया था कि पर्सनल लॉ का कोडिफिकेशन उतना ही होना चाहिए जितना से कि देश में सौहार्द का स्थिति बना रहे, साथ ही साथ जो ट्राइबल कम्युनिटी है उसके भी रीति रिवाजों का संरक्षण होना अनिवार्य है। अब हम बात करते हैं कि लॉ कमीशन क्या होता है। तो जो लॉ कमीशन होता है ये ना ही कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और ना ही स्टेटरी बॉडी है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी यानी कि ऐसा संस्थान जिसका वर्णन संविधान में है, और स्टेटरी बॉडी यानी कि ऐसा संस्थान जिसको पार्लियामेंट के द्वारा एक्ट से बनाया गया हो। तो ये दोनों में से कुछ भी नहीं होता, ये गवर्नमेंट के द्वारा निर्माण किया जाता है किसी खास पीरियड ऑफ टाइम के लिए एक वर्क दे करके, और उसके ऊपर ये एडवाइस देता है। ये बेसिकली एक लीगल एक्सपर्ट्स का ग्रुप होता है और इसके द्वारा जो भी एडवाइस दिया जाता है वो बाइंडिंग नहीं होता है गवर्नमेंट के ऊपर। गवर्नमेंट चाहे तो उस डिसीजन को माने अथवा ना माने। अब हम बात करते हैं कि अभी जो नया वाला 22वां लॉ कमीशन जो बना है, हालांकि जो 21 था उसको बने हुए 3 साल से ऊपर का समय बीत चुका है और इसी के कारण जो 22nd लॉ कमीशन है उसने यूसीसी के महत्व, प्रासंगिकता और विषय पर विभिन्न अदालती आदेश के आलोकों में विचार विमर्श करने के लिए फिर से एक बार नए सिरे से डिस्कशन को शुरू किया है। हालांकि 1952 में पहले भी अदालत के द्वारा इसके ऊपर व्यापक विचार विमर्श किया जा चुका है। दोस्तों अब हम बात करते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के मामले में सुप्रीम कोर्ट का क्या राय रहा है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि कई बार सुप्रीम कोर्ट अपने रूलिंग में ये सपोर्ट करता हुआ दिखा है कि भारत में यूसीसी होना चाहिए, और ये सबसे ज्यादा जो एक बार चर्चा में बना था तो सुप्रीम कोर्ट का एक लैंडमार्क डिसीजन था 1985 में शाह बानो केस। इसके बारे में भी आगे देखेंगे। हालांकि ये जो आदेश था 1985 का ये बाद में पॉलिटिकल बैटल के रूप में कन्वर्ट हो गया था। इतना ही नहीं, 1995 में सरला मुदगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस था जिसमें ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया था कि पॉलीगैमी के लिए जो धर्मांतरण है वो गलत है, और इसी के बाद फिर से यूसीसी का जो डिमांड है उसको पुनः उठाया गया। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि कुछ रिलीजन ऐसा है जिसमें केवल एक ही मैरिज अलाउड है, वहीं कुछ रिलीजन ऐसा है जहां एक से अधिक मैरिज भी वैलिड है। तो कुछ लोग जो है अधिक शादी करने के लिए वो अपना धर्मांतरण कर लेते हैं इस्लाम में, और इसी के ऊपर सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया था। दोस्तों अब हम बात करते हैं 1985 का सबसे चर्चित केस जो शाह बानो केस था। इस समय भी जो है यूसीसी का मांग सबसे ज्यादा उठा था। इसमें क्या था कि एक 73 वर्षीय महिला को उसके हस्बैंड के द्वारा तलाक दे दिया गया था, ट्रिपल तलाक के तहत, जिसमें 3 बार डाइवोर्स कहा जाता है। उसके बाद शाह बानो को जो इंदौर का जो हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट था उसके फेवर में फैसला सुनाया गया। उसके बाद जो हस्बैंड था उसने सुप्रीम कोर्ट में अपील कर दिया, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने शाह बानो के फेवर में अप्रैल 1985 में फैसला सुनाया। और शाह बानो के फेवर में जब ये फैसला आया उसके बाद जो है ये मुद्दा पॉलिटिसाइज हो गया। वहीं हिंदू के द्वारा जो है यूसीसी का मांग काफी तेज कर दिया गया, वहीं मुस्लिम उलेमा लोग इसका विरोध करने लगे। और तब जो है पहली बार राजीव गांधी गवर्नमेंट के द्वारा तुष्टीकरण की राजनीति की गई और इसके तहत द मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑन डाइवोर्स एक्ट लाया गया 1986 में, और इसके तहत सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था उसको पलट दिया गया। और तब से जो है निरंतर कोर्ट के द्वारा सरकार को यह दर्शाया गया है कि यूसीसी का कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस है। अब अगर हम बात करें कि यूसीसी के आने से अलग अलग रिलीजन पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, तो अगर हम हिंदू की बात करें तो उसमें आप यहाँ देख सकते हैं कि यदि यूसीसी लागू हो जाता है तो उसके बाद हिंदू मैरिज एक्ट और हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 इसमें बदलाव करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि
एक उसमें सेक्शन है, सेक्शन 2 क्लॉज 2 हिंदू मैरिज एक्ट का, जो कि ये कहता है कि इसका प्रोविजन जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स है, आदिवासी, उसके ऊपर अप्लाई नहीं होगा, जो कि यूसीसी आने के बाद इन सारे एक्सेप्शंस को खत्म कर दिया जाएगा, यानी कि ये लॉ फिर शेड्यूल्ड ट्राइब्स के ऊपर भी लागू हो जाएगा। वहीं अगर हम इस्लाम की बात करें तो इस्लाम में जो पर्सनल शरीयत एप्लीकेशन एक्ट 1937 है, उसके द्वारा मैरिज, डाइवोर्स और मेंटेनेंस को देखा जाता है। अगर यूसीसी आ गया तो इस लॉ में भी जो है वो बदलाव कर दिया जाएगा। दोस्तों, अगर हम बात करें कि भारत में यूसीसी लागू करने के लिए गवर्नमेंट को क्या कदम उठाना चाहिए, तो सबसे पहले कि जितना स्टेक होल्डर है इसमें, यानी कि अलग अलग रिलीजन के जो भी रजिस्टर्ड संगठन है, उसको आपस में कंस्ट्रक्टिव डायलॉग करके एक बीच का रास्ता निकालना चाहिए और गवर्नमेंट को एक मास अवेयरनेस कैंपेन चलाना चाहिए और इसके लिए जो खर्च बनता है सरकार को करना चाहिए, ताकि लोगों के बीच जो मिस इन्फॉर्मेशन है यूसीसी को लेकर उसको दूर किया जा सके। अगर हम कांग्रेस की बात करें कि यूसीसी पे उसका क्या राय है, तो कांग्रेस के द्वारा इस बार काफी मैच्योर डिसीजन लिया गया है। हालांकि यूसीसी अभी के लिए पॉलिटिकल इशू है, लेकिन इसके बावजूद कांग्रेस के द्वारा ये कहा गया है कि जो भी जेन्युइन रिफॉर्म है उसका अपोज कांग्रेस नहीं करेगी और तब तक किसी प्रकार का बयान नहीं देगा जब तक कि ड्राफ्ट बिल पेश ना हो जाए। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।